नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और देखिए आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अयस्कों के सांद्रण के बारे में और सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए होता क्या है, कुछ तत्वों को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं वो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि कुछ तत्व जैसे कार्बन है, सल्फर है, सोना, चांदी, प्लेटिनम और उत्कृष्ट गैसें, यानी इन तत्वों को छोड़कर अन्य जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इन्हें कहा जाता है खनिज। तो देखिए बच्चों, भूपर्पटी में जिस रूप में जिस संयुक्त अवस्था में तत्व हमें पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है खनिज। और देखिए इस खनिज से किसी भी धातु का शुद्धिकरण धातु कर्म कहलाता है। तो आज हम इस धातु कर्म का ही यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरीके से खनिज से धातुओं को पृथक किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए परिचय, सबसे पहले देखिए खनिज। देखिए बच्चों, हमें पता होना चाहिए खनिज होते क्या हैं। प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु जिनमें विभिन्न धातुओं के कुछ यौगिक मिश्रित हो तथा जिनमें रेत, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां संयुक्त रूप से विद्यमान हो खनिज कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, खनिज क्या होता है भाई? प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु जिनमें विभिन्न धातुओं के कुछ यौगिक क्या हो, मिश्रित हो, आपस में मिश्रित होते हैं, साथ ही साथ जिनमें रेत, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां भी संयुक्त रूप से विद्यमान हो खनिज कहलाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, धातुएं भूपर्पटी में खनिज के रूप में पाई जाती है। और देखिए बच्चों, जो धातुएं होती है वो हमारी भूपर्पटी में खनिज के रूप में पाई जाती है जिन्हें हम खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं? खनन के द्वारा। और देखिए जहाँ पे खनन किया जाता है, या कहने का मतलब है जहाँ से हमें धातुएं प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं खान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे कम लागत एवं आसानी से सुविधा पूर्वक विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता हो अयस्क कहलाते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती है। तो ऐसे खनिज जिनसे कि धातुएं प्राप्त की जाती है, ये हम कह सकते हैं कि वे खनिज जिनसे कम लागत एवं आसानी से सुविधा पूर्वक विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको ये छोटा सा परिचय समझ में आया होगा कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। और अब हम नज़र डाल लेते हैं कुछ धातुओं के अयस्कों पर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क निम्न हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों, हमें पता भी होना चाहिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट जो धातुएं होती है उनके अयस्कों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए धातु, देखिए एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम के अयस्क देखिए बॉक्साइट और केओलिनाइट। क्लियर है? और देखिए इनका संगठन देखिए, संगठन देखिए AlOX और ये OH और ये ब्रैकेट के बाहर होल 3 - 2x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बॉक्साइट का संगठन हो गया। और देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये x है, देखिए यहाँ पे जो ये x है ना, तो x का जो मान होता है वो 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 1 से क्या होता है? कम। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो ये x है, ये जो x है, तो x का मान 0 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 1 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आगे देखिए केओलिनाइट का देखिए Al2 ब्रैकेट में OH4 Si2O5 और ये देखिए ये बड़े ब्रैकेट में बंद है। तो ये हो गया हमारे केओलिनाइट का संगठन। क्लियर है? आगे देखिए आयरन में देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। तो देखिए ये किसके अयस्क हो गए? ये चारों अयस्क हो गए हमारे आयरन के। और संगठन देखिए हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडेराइट का FeCO3 और आयरन पाइराइट का FeS2। क्लियर है? आगे देखिए ऐसे देखिए कॉपर धातु, देखिए कॉपर धातु का अयस्क देखिए बच्चों, कॉपर पाइराइट, मेलाकाइट,
क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास। क्लियर है। और संगठन देखिए इसका कॉपर पाइराइट का CuFeS2, मेलाकाइट का देखिए CuCO3.Cu और ये देखिए OH का होल ट्वाइस। ठीक है। क्यूप्राइट का देखिए Cu2O और कॉपर ग्लास का देखिए Cu2S। ठीक है। और अब देखिए जिंक का, देखिए जिंक क्या है इसका, देखिए जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट। और देखिए जिंक ब्लेंड का संगठन देखिए ZnS, कैलामाइन का देखिए ZnCO3 और जिंकाइट का देखिए ZnO। क्लियर है। तो देखिए बच्चों ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क और उनके संगठन, और इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। ठीक है। चलें आगे। चलिए अब देखिए अयस्कों से धातु पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली संपूर्ण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, होता क्या है कि अयस्कों से धातु पृथक्करण में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया को, यानी संपूर्ण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, किसी तत्व के संयुक्त अवस्था में निष्कर्षण एवं पृथक्करण में कई सिद्धांत निहित होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अयस्क मृदा तथा अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होती है, जिसे अपअयस्क या गैंग कहा जाता है। देखिए बच्चों हमें पता होना चाहिए ये कि अपअयस्क क्या होते हैं या गैंग क्या होते हैं। तो देखिए जो अयस्क होते हैं, तो अयस्क में मृदा और कई प्रकार के अवांछित पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें ही हम लोग अपअयस्क या गैंग कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अयस्कों से धातु पृथक्करण तथा निष्कर्षण में मुख्यतः निम्न पद होते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हमें अयस्कों से धातु का पृथक्करण या निष्कर्षण करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पद होते हैं। तो देखिए पहला पद देखिए बच्चों, अयस्क का सांद्रण, यानी सबसे पहले अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। दूसरा देखिए सांद्रित अयस्क से तत्व का पृथक्करण, और तीसरा देखिए धातु का शुद्धिकरण। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, धातु कर्म के सिद्धांतों में सांद्रित अयस्क के धातु में प्रभावी अपचयन में ऊष्मा गतिकीय तथा विद्युत रासायनिक पक्ष निहित होते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो हम ये स्टेप्स काम में ले रहे हैं, या कहने का मतलब है कि धातु कर्म के जो सिद्धांत होते हैं उसमें सांद्रित अयस्क के धातु में प्रभावी अपचयन में ऊष्मा गतिकीय और विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी निहित होते हैं, और हम इन दोनों सिद्धांतों का भी इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए अयस्कों का सांद्रण। तो देखिए बच्चों अब हम सबसे पहले पहली स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे, अयस्कों के सांद्रण के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, सांद्रण की क्रिया करने से पहले अयस्कों को श्रेणीकृत किया जाता है और उचित आकार में तोड़ा जाता है। इसमें कई पद सम्मिलित होते हैं। तो देखिए बच्चों अयस्कों का सांद्रण करने से पहले क्या होता है? अयस्कों को श्रेणीकृत किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है और छोटे छोटे चूर्ण में, या हम बोल सकते हैं पाउडर में इन्हें बदला जाता है, इनका चूर्णीकरण किया जाता है, और ये कार्य होता है स्टैंप मिल तथा बॉल मिल में। ठीक है। आगे देखिए, अवांछित पदार्थों जैसे रेत, क्ले आदि का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण, प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहलाता है। तो देखिए अवांछित पदार्थों जैसे रेत है, क्ले है, अगर आदि का अयस्कों से निष्कासन किया जाता है, इसे कहते हैं अयस्क सांद्रण, यानी इस प्रक्रम को अयस्क सांद्रण या फिर प्रसाधन अथवा सज्जीकरण कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, अयस्कों के सांद्रण के पद का चयन उपस्थित धातु के यौगिक एवं अपअयस्क यानी गैंग के भौतिक गुणों में अंतर पर निर्भर करता है। अब देखिए बच्चों अयस्कों के सांद्रण की बहुत सी विधियां होती है, तो कौन सी विधि या कौन सा पद काम में आएगा ये किस पे निर्भर करता है? धातु के यौगिक, यानी जो हम अयस्क है तो अयस्क में उपस्थित धातु के यौगिक, और जो अपअयस्क है उसके भौतिक गुणों में जो अंतर है उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस क्रियाविधि के द्वारा या किस पद के द्वारा अयस्कों का
सांद्रण किया जाएगा। और आगे देखिए, कुछ सांद्रण विधियां अग्र प्रकार से है। तो देखिए अब हम कुछ सांद्रण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए द्रव्य धावन विधि है, इसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फैन पल्लवन विधि है और निक्षालन है। तो इन 4 प्रकार की अयस्कों के सांद्रण की विधि का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला देखिए द्रव्य धावन। तो देखिए बच्चों पहला क्या है, द्रव्य धावन, यानी जो पहला पद है या पहली विधि है वो क्या है, द्रव्य धावन। तो देखिए इस विधि में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है। देखिए इस विधि में होता क्या है, जो चूर्णित अयस्क होता है ना, उसको ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गेंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं तथा भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है भाई, जो हल्के गेंग होते हैं, मतलब गेंग के जो कण होते हैं हल्के, वो तो जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। ठीक है, यह विधि अयस्क तथा गेंग के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यह विधि किस पर निर्भर करती है, अयस्क तथा गेंग के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर। ठीक है, आगे देखिए, यह गुरुत्वीय पृथक्करण का ही एक प्रकार है। तो देखिए बच्चों इस विधि को एक और नाम दिया गया है गुरुत्वीय पृथक्करण, यानी ये जो विधि है, जो द्रव्य धावन विधि है, ये एक प्रकार की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ही होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब दूसरा देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यदि अयस्क या गेंग में से कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, तब इस विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, अयस्क या गेंग में से कोई भी एक अगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, तब हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। आगे देखिए, यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, यह जो विधि होती है ना, वो अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित होती है। और उदाहरण देखिए, लौह अयस्क, यानी जो लौह अयस्क है उसका सांद्रण कैसे किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। तो आगे देखिए, इसमें चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले अयस्क को चुंबक की ओर आकर्षित ना होने वाली अशुद्धियों से चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर लिया जाता है। यानी होता क्या है, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले अयस्क को चुंबक की ओर आकर्षित ना होने वाली अशुद्धियों से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, और इसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे देखिए, इसके लिए चूर्णित अयस्क को घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है, जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। यानी होता क्या है भाई, यहाँ 2 चुंबकीय रोलर होते हैं और चुंबकीय रोलर पर एक पट्टा घूमता है और उस पट्टे पर चूर्णित अयस्क को डाला जाता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ पट्टे की ओर आकर्षित होते हैं तथा पास में गिरते हैं। भाई जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तो पट्टे की ओर आकर्षित होंगे और कहाँ गिरेंगे, वो पास में गिरते हैं, रोलर्स के पास में गिरते हैं। आगे देखिए, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए इस डायग्राम से। भाई चुंबकीय पृथक्करण विधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी इस डायग्राम से। देखिए देखिए बच्चों, होता क्या है, ये जो दो गोल गोल आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है, चुंबकीय रोलर है। क्या है, ये चुंबकीय रोलर है। और इस चुंबकीय रोलर पे देखिए ये पट्टा है और पट्टे पे यहाँ से चूर्णित अयस्क को डाला जाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, होता क्या है, देखिए भाई ये जो आपको ये दिखाया गया है, ये और ये दोनों तो क्या है, ये दोनों देखिए बच्चों चुंबकीय रोलर है। चुंबकीय रोलर है, चुंबकीय रोलर पे देखिए ये पट्टा है, ये ऊपर और नीचे ये पट्टा है, और इस पट्टे पे जो आपको ये डाला गया, ये दिखाया गया है, देखिए इस पट्टे पे जो ये है आपको ऊपर से जो दिख रहा है, ये क्या है, चूर्णित अयस्क है। यहाँ से चूर्णित अयस्क डाला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जो चुंबकीय होता है यानी अयस्क या गैंग, इनमें से जिसकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो वो क्या होता है, पट्टे के द्वारा आकर्षित होता है। और जब ये पट्टा घूमता है भाई, रोलर्स के द्वारा जब यूँ पट्टा घूमता है यूँ इस तरीके से, तो क्या होता है, जो चुंबकीय कण होते हैं वो तो देखिए इधर पास में, देखिए पास में इकट्ठे हो गए चुंबकीय
चुंबकीय कण तो, और जो अचुंबकीय कण होते हैं वो इस तरीके से देखिए दूर इकट्ठे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो चुंबकीय कण होते हैं वो तो रोलर्स के पास में गिरते हैं और अचुंबकीय कण रोलर्स से दूर गिरते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय कणों को अचुंबकीय कणों से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? ये हो गई हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। और देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आप परीक्षा में लिख के आएंगे और साथ में ये डायग्राम बनाकर भी आएंगे। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से चुंबकीय पृथक्करण होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए तीसरा, देखिए फेन पल्लवन विधि। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, जो तीसरी विधि है वो हमारी क्या है, फेन पल्लवन विधि है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, फेन पल्लवन विधि भी इंपॉर्टेंट है और इसका एक नाम और है। देखिए इसे ये भी कहा जाता है झाग पल्लवन विधि। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, प्रश्न कैसे भी आ सकता है, झाग पल्लवन विधि के नाम से भी आ सकता है या फेन पल्लवन विधि के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, तो देखिए इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने में किया जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, सल्फाइड अयस्कों में, यानी सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने में। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें संग्राही तथा फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। यानी क्या क्या लिया भाई, पहले तो हमने क्या किया, चूर्णित अयस्क का पानी में मिलाकर निलंबन लिया, तो हम इसमें निलंबन और निलंबन में मिलाते हैं संग्राही और फेन स्थायीकारी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संग्राही के रूप में किसे लेते हैं और फेन स्थायीकारी के रूप में किसे लिया जाता है। तो देखिए संग्राही के रूप में चीड़ का तेल, वसा अम्ल, जैंथेट आदि लेते हैं, जो अयस्क कणों की एक क्लेदनीयता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी एक क्लेदनीयता का मतलब है गैर गीलापन। ठीक है, तो क्या होता है भाई, संग्राही के रूप में चीड़ का तेल, वसा अम्ल या जैंथेट को लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए फेन स्थायीकारी के रूप में क्रिसोल, एनिलीन को लिया जाता है। तो देखिए फेन स्थायीकारी के रूप में किस किस को लेते हैं, क्रिसोल को और एनिलीन को, जो फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, फेन, फेन यानी झाग, जो झाग है उनको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। अयस्क के कण तेल से, जबकि गैंग के कण जल से भीग जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो मुख्य सिद्धांत होता है फेन पल्लवन विधि का या झाग पल्लवन विधि का, वो यही होता है। क्या होता है भाई, जो अयस्क के कण होते हैं ना वो तो तेल से भीगते हैं। ठीक है, जबकि गैंग के कण जल से भीग जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक क्या होती है, घूर्णित क्षेपनी। देखिए बच्चों एक घूर्णित क्षेपनी भी होती है। तो समझिए घूर्णित क्षेपनी मिश्रण को विलोडित करती है, यानी विलोडन का काम करती है उसको, एवं इसमें वायु प्रवाहित करती है। परिणाम स्वरूप फेन बनता है, इसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है, इस झाग पल्लवन विधि में भाई हम लोग निलंबन को लेंगे, जो अयस्क है मतलब जो चूर्णित अयस्क है उसका पानी में मिलाकर जो निलंबन बनाया है, तो उस निलंबन को लेते हैं, उसमें संग्राही और फेन स्थायीकारी को लेते हैं। तो होता क्या है, जिस टैंक में ये फेन पल्लवन विधि की जाती है, यानी जहाँ पे ये क्रिया विधि संपन्न होती है, वहाँ पे एक घूर्णित क्षेपनी लगी होती है। ये क्या करती है, उसको विलोडन करने का कार्य करती है और उसमें वायु प्रवाहित करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप फैन बनता है, यानी झाग बनते हैं और उनमें कौन इकट्ठा हो जाता है, अयस्क के कण। ठीक है बच्चों, अब देखिए फैन हल्का होता है जिसे मथकर निकाल लिया जाता है। तो देखिए बच्चों जो फैन होता है वो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, जिसे क्या कर लिया जाता है, मथकर निकाल लिया जाता है।
आगे देखिए, इससे अयस्क के कणों को अलग करने के लिए सुखा लिया जाता है। और देखिए, इस फैन से अगर अयस्क के कणों को अलग करना है तो क्या कर लिया जाता है, इस फैन को सुखा लिया जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम देखिए, ये हमारे फैन पल्लवन विधि का डायग्राम है। देखिए, फैन पल्लवन विधि का डायग्राम है और मैं आपको वापस कह रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। ये फैन पल्लवन विधि या झाग पल्लवन विधि पूछी जाती है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप इस डायग्राम को बना के आएंगे। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, क्या है ये, क्या है, टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं। और देखिए, इन टैंक में देखिए यहाँ से, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अयस्क की लुगदी और तेल को यहाँ से डाला जाता है। यानी जो हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई, जो हमने अयस्क का निलंबन बनाया, भाई जल में हमने अयस्क को मिलाकर जो निलंबन बनाया, उस निलंबन को, संग्राही को और फैन स्थायीकारी को यहाँ से डाला जाता है टैंक में। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, एक घूर्णी शेपनी होती है। ये इस तरीके से घूमती है, घूर्णी शेपनी। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ से इस घूर्णी शेपनी के द्वारा क्या होती है, वायु अंदर क्या प्रवाहित होती है, वायु प्रवाहित होती है। ठीक है, और देखिए ये घूर्णी शेपनी क्या करती है, ये अंदर वायु को खींचकर जो हमने ये निलंबन और तेल का जो मिक्सचर डाला है इसको विलोडित करती है, इसको घुमाती है, या कह सकते हैं इसको हिलाती है। देखिए बच्चों, ये शेपनी वायु अंदर खींचकर लुगदी को विलोदित करती है। ठीक है, यानी उसका विलोडन करती है, उसको हिलाती है। और क्या होगा, जब ये इसको विलोडन करेगी, इसको हिलाएगी, तो झाग बनेंगे, यानी फैन बनेंगे। और फैन और अयस्क आपस में मिलकर देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं खनिज फैन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये झाग और अयस्क यहाँ पे ऊपर आके इकट्ठे हो गए, क्योंकि हल्के होते हैं, ऊपर आके इकट्ठे हो गए, जिन्हें मतकर बाहर निकाल लिया जाता है। और जब उसे सुखाया जाता है तो हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको ये विधि समझ में आई होगी, तो परीक्षा में आप डायग्राम बना के इसको समझा के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, कभी कभी तेल तथा जल के अनुपात को संयोजित करके अथवा अवनमकों का उपयोग करके दो सल्फाइड अयस्कों को पृथक किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी तेल या जल के अनुपात को संयोजित करके या अवनमकों, देखो अवनमक होते हैं जिनको काम में लेकर दो सल्फाइड अयस्कों को भी हम इस फैन पल्लवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण देखिए। किसी अयस्क में उपस्थित जिंक सल्फाइड तथा लेड सल्फाइड को पृथक करने के लिए सोडियम साइनाइड यानी NaCN का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो अवनमक का कार्य करता है। तो देखिए, जो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी अयस्क में जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे सोडियम साइनाइड यानी NaCN का उपयोग करेंगे, किस रूप में, अवनमक के रूप में। ठीक है, तो देखिए आगे, यह चयनित रूप से ZnS यानी जिंक सल्फाइड को फैन में आने से रोकता है। तो देखिए ये क्या करता है, जो NaCN है वो करता क्या है, चयनित रूप से जिंक सल्फाइड यानी ZnS इसको तो फैन में आने से रोकता है, परंतु लेड सल्फाइड को फैन में आने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो सल्फाइड अयस्कों का भी यहाँ पे पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए। अब देखिए चौथी विधि देखिए, निक्षालन। तो देखिए बच्चों, जो चौथी विधि पढ़ेंगे हम वो निक्षालन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो निक्षालन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भाई निक्षालन के द्वारा अयस्कों का सांद्रण कब किया जाता है, जब अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय होता है। ठीक है, तो पहला देखिए, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन। तो देखिए, एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट में अधिकांशतः SiO2 यानी सिलिका। देखिए बच्चों, SiO2 को क्या कहा जाता है, सिलिका। तो देखिए, सिलिका, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड यानी TiO2 की अशुद्धियां होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई जो बॉक्साइट है उसमें सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां होती है। ठीक है, आगे देखिए, 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर
सांद्रण के लिए चूर्णित अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भी 473 से 523 केल्विन ताप पर तथा 35 से 36 बार दाब पर सांद्रण के लिए जो चूर्णित अयस्क है उसको सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी NaOH, सांद्र NaOH विलयन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है एवं SiO2 यानी सिलिका की अशुद्धियां भी सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाती है तथा अन्य अशुद्धियां शेष रह जाती है। तो देखिए होता क्या है, देखिए बच्चों Al2O3 को कहते हैं एल्यूमिना। तो देखिए होता क्या है, एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित होता है और जो हमारी SiO2 सिलिका है, सिलिका की अशुद्धियां सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाती है और अन्य अशुद्धियां भी शेष रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को देखिए, ये एल्यूमिना है, ठीक है, और एस का मतलब क्या है, ये सॉलिड है। तो एल्यूमिना की अभिक्रिया जब सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ करवाई जाती है तो देखिए क्या होगा, और ये जल है, ठीक है, अभिक्रिया होगी और देखिए हमारा ये सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को, देखिए जो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना है उसकी बात हो रही है कि विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित Al2O3 यानी जल योजित एल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में विलयन में ताजा बना जलयोजित एल्यूमिना का नमूना मिलाया जाता है, इसे बीजारोपण कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में क्या होता है, विलयन में ताजा बना जल योजित एल्यूमिना यानी Al2O3 जल योजित Al2O3 का नमूना मिलाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, बीजारोपण। ठीक है, आगे देखिए। यह अवक्षेपण को प्रेरित करता है। तो देखिए बच्चों ये अवक्षेपण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए, देखिए हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है और देखिए इसमें CO2 प्रवाहित कर रहे हैं तो देखिए जलयोजित एल्यूमिना, ये क्या बन गया, जलयोजित एल्यूमिना, और साथ में देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, आगे देखिए। सोडियम सिलिकेट विलयन में शेष रह जाता है तथा जल योजित एल्यूमिना को छानकर, सुखाकर तथा गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये हमारा जल योजित एल्यूमिना है। देखिए बच्चों अभिक्रिया को देखिए, देखिए यह जलयोजित एल्यूमिना है, इसको छानकर, सुखाकर और देखिए 1470 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो जल तो बाहर निकल जाता है इसमें से और क्या रह जाता है, हमारा शुद्ध एल्यूमिना रह जाता है। ठीक है, तो ये आपको निक्षालन की विधि समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, चांदी तथा सोने का निक्षालन। तो देखिए बच्चों, चांदी तथा सोने के धातु कर्म में धातुओं का निक्षालन वायु की यानी O2 की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है, जिसमें से धातु बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, भाई चांदी तथा सोने के धातु कर्म में धातुओं का जो निक्षालन है वो वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन द्वारा किया जाता है और जिसमें से देखिए बाद में जो धातु है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो देखिए समझिएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये कोई धातु है, ठीक है। अब देखिए धातु की अभिक्रिया हम किस किस से करवा रहे हैं, या तो सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो देखिए धातु है, अब ये धातु देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई धातु कोई सिल्वर धातु भी हो सकती है या गोल्ड यानी सोना भी हो सकता है, यानी चांदी या सोना। एम का मतलब है धातु, मेटल, और ये मेटल कोई चांदी भी हो सकती है यानी चांदी भी हो सकती है या सोना भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, जब ये साइनाइड से अभिक्रिया करेगा Cn- से और देखिए जल और O2 की उपस्थिति में, तो देखिए ये एक हमारा संकुल बनेगा, ये हमारे कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, निर्माण होगा। एक साइनो कॉम्प्लेक्स बनेगा
और साथ में देखिए 4OH माइनस, ठीक है। और जो ये संकुल बना है भाई, जो ये हमारा ऋणात्मक संकुल है, ये जो ऋणात्मक साइनो संकुल बना है, इसकी अभिक्रिया जब जिंक से करवाई जाती है तो प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी यहाँ पे एम धातु की जगह जिंक आ जाता है और हमें देखिए शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यह जो प्रोसेस होता है वो चांदी या सोने के लिए होता है। तो ये निक्षालन की क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से चांदी और सोने का निक्षालन हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए हम पढ़ेंगे सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। तो देखिए बच्चों, हम लोग अयस्कों के सांद्रण के बारे में पढ़ चुके हैं और जो 4 मुख्य विधियां हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, धातु निष्कर्षण के लिए सांद्रित अयस्कों को ऐसे प्रारूपों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है जो अपचयन के लिए उपयुक्त हो। तो देखिए भाई, जो धातु निष्कर्षण के लिए जो सांद्रित अयस्क होते हैं उन्हें ऐसे रूप में परिवर्तित करना पड़ता है जिससे कि इनका अपचयन क्या हो, आसानी से हो जाए, ठीक है। सामान्यतया सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, सल्फाइड अयस्कों को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में, जो आसानी से अपचित होते हैं। भाई जो हमारे ऑक्साइड होते हैं ना, उनका अपचयन आसानी से हो जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अतः सांद्रित अयस्क से धातुओं का पृथक्करण 2 मुख्य पदों में होता है। तो देखिए, अब जो सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हुआ है, भाई हमने अयस्कों के सांद्रण की विधियां पढ़ी, उसके द्वारा हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। तो देखिए, सांद्रित अयस्क से धातुओं के पृथक्करण में 2 स्टेप होते हैं। पहला देखिए, ऑक्साइड में परिवर्तन। भाई हम क्या करेंगे, पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, पहला देखिए। दूसरा देखिए, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड में परिवर्तन के बारे में। और देखिए, ऑक्साइड में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, जो सांद्रित अयस्क है उसको अगर हमें ऑक्साइड में परिवर्तन करना है तो 2 प्रकार से होता है। पहला है निस्तापन और दूसरा है भर्जन। और देखिए बच्चों, दोनों ही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, दोनों पे से प्रश्न बनते हैं और कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए पहला देखिए निस्तापन। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए निस्तापन। निस्तापन में धातु को गर्म किया जाता है। देखिए बच्चों, निस्तापन में होता क्या है, धातुओं को गर्म किया जाता है जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं और धातु ऑक्साइड शेष रह जाती है। तो देखिए बच्चों, निस्तापन में होता क्या है, धातु को गर्म किया जाता है और जैसे ही धातु को गर्म करेंगे उसमें से वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाएंगे और क्या शेष रह जाएगी, धातु ऑक्साइड। तो देखिए समझने की कोशिश करिए इन अभिक्रियाओं से। देखिए ये कोई लोह अयस्क है, ठीक है, लोह अयस्क है, और इस लोह अयस्क को जब गर्म करेंगे, देखिए जो समझिएगा, लोह अयस्क है Fe2O3.XH2O, इसको गर्म करेंगे तो लीजिए भाई, जल तो बाहर निकल गया और ये बच गया Fe2O3, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये कोई जिंक का अयस्क है ZnCO3, इसको भी हम गर्म करेंगे तो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और ये CO2 यानी CO2 बाहर निकल गई। और इसी तरीके से देखिए CaCO3.MgCO3 यानी ये कोई कैल्शियम मैग्नीशियम का अयस्क है और इसे भी हम गर्म करेंगे। देखिए समझिए, इस अयस्क को हम गर्म करेंगे तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और 2 CO2 के अणु बाहर निकल गए। तो देखा आपने निस्तापन ने क्या किया, हमने क्या किया, धातु अयस्क को गर्म किया। धातु अयस्क को गर्म करने पे अवाष्पशील पदार्थ बाहर निकल गए और अब क्या बच गया, धातु ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए भर्जन। तो देखिए भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। देखिए बच्चों, भर्जन में होता क्या है भाई, जो अयस्क है, अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक बिंदु से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है।
आगे देखिए, सल्फाइड अयस्क के भर्जन की अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, सल्फाइड अयस्क की जो भर्जन है भाई, उनके भर्जन की अभिक्रियाएं देखिए यहाँ पे ZnS यानी जिंक सल्फाइड है, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और ये SO2 बाहर निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। इसी तरीके से देखिए PbS लेड सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ये बन गया लेड ऑक्साइड और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई यहाँ भी। और देखिए CuS, ठीक है, वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, Cu2O, ये ऑक्साइड बन गया कॉपर का और ये SO2 बाहर निकल गई। तो इस तरीके से क्या होता है, भर्जन होता है। और देखिए बच्चों, मैं आपको वापस कह रही हूँ, निस्तापन और भर्जन दोनों ही प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। देखिए कॉपर के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। यदि अयस्क में लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें सिलिका मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनाकर धातुमल के रूप में तथा तांबा कॉपर मैट के रूप में प्राप्त होती है। और इसमें देखिए Cu2S तथा FeS होता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, FeO जो आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, जो आयरन का ऑक्साइड है वो SiO2 के साथ अभिक्रिया करके, सिलिका के साथ क्रिया करके ये क्या बना लेता है, धातुमल बना लेता है। और आगे देखिए, उत्पन्न हुई SO2 गैस H2SO4 के उत्पादन में प्रयुक्त होती है, यानी प्रयुक्त की जाती है। वापस देखिए, उत्पन्न हुई SO2 गैस H2SO4 के उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है। और देखिए ये वो भट्टी है, ये वो परावर्तनी भट्टी है जिसमें कॉपर के सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखिए इसे, देखिए बच्चों ये भट्टी होती है, देखिए भट्टी होती है, इसमें देखिए ये घान होपर है, ये हैंगर है, ये भी घान होपर है। देखिए यहाँ से अयस्क डाला जाता है, घान होपर, और देखिए यहाँ से वायु और तेल, मैग्नेसाइट, भट्टी घान और यहाँ से सिलिका। तो देखिए ये एक हमारी क्या है, परावर्तनी भट्टी है। इस परावर्तनी भट्टी में ही कॉपर के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका भर्जन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब दूसरा देखिए बच्चों, ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा भाई, जो सांद्रित अयस्क है उसको किस तरीके से ऑक्साइड में बदलेंगे ये तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा स्टेप है कि ऑक्साइड का धातु में अपचयन कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, धातु ऑक्साइड के अपचयन में इसे किसी अपचायक जैसे कार्बन या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा अन्य धातु के साथ गर्म किया जाता है। अपचायक धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं। देखिए होता क्या है, अपचायक धातु ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ में संयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए अभिक्रिया को देखिए, ये धातु ऑक्साइड है, ये बच्चों धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड देखिए कार्बन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये धातु बन गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड आसानी से अपचित होते हैं जबकि कुछ को अपचित करना कठिन होता है। देखो जो ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ धातु ऑक्साइड तो आसानी से अपचित हो जाते हैं और कुछ को अपचित करना थोड़ा कठिन होता है। कुछ को गर्म करने की आवश्यकता होती है और देखिए कुछ को गर्म करने की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ धातु ऑक्साइड का तो आसानी से अपचयन हो जाता है और कुछ को गर्म करना पड़ता है, यानी कुछ का कठिनाई से अपचयन होता है। तो ऊष्मागतिकी की कुछ मूल धारणाओं द्वारा हम ऊष्मागतिकी परिवर्तन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पे ऊष्मागतिकी परिवर्तन के सिद्धांत है उन्हें हम ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाओं के द्वारा समझ सकते हैं। और देखिए बच्चों, अब जो आगे आने वाला वीडियो होगा उसमें हम इस ऊष्मागतिकी की मूल धारणाओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे, यानी किस तरीके से धातु कर्म में ऊष्मागतिकी के मूल धारणाओं का क्या योगदान होता है। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों, आज के जो टॉपिक्स से आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और देखिए मैंने आपको बताया भी है कि कुछ टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फैन पलवन विधि है, इसके अलावा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, भर्जन है, निस्थापन है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।